Hello dear students, good morning. How are you? I hope that each and every student must be fit and fine. Dear student, once again Oxford Union English welcomes you all the students from the core of the heart. Dear student, आज हम लोग जैसा कि जान रहे हैं कि अभी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस चल रहा है और प्रेजेंट इंडिफिनिट पे आज बच्चे मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर बात करने वाला हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ टुडे. तो सबसे पहले मैं ये बता दूं बच्चे, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ द चैनल और इसमें अभी जो जारी है बच्चे इनकलाबी सीरीज़ बी आर गोइंग ऑन. ये इनकलाबी सीरीज़ बी अभी जारी है और आज का वीडियो जो बच्चा है ये 17th वीडियो 17वां वीडियो है. और 17th वीडियो में बच्चे मैं आज बात करूंगा इंटेरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट का बच्चे प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो कैसे जानेंगे बच्चे हिंदी के जरिए से. तो याद रखना सबसे पहले बच्चे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस किसको कहते हैं ये तो सारे बच्चे जान रही है. कोई भी वर्ब के आखिर में जब ता है ते है ती है रहेगा तो मैं आता हूँ मैं जाता हूँ, वो खाता है वो लड़ता है वो नहीं लड़ता है वो नहीं पढ़ता है वो. लेकिन बच्चे जहाँ पर क्या है कि ये ता है ते है ती है आएगा लेकिन सवाल पता चले, उससे क्या पता चले, सवाल पता चले. तो मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब बता रहा था बच्चे तो मैं उसमें बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं. द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, उसी को क्या कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस बात को याद रखो बच्चे, हमने बताया था कि दो तरीके से इसको डिवाइड कर दिए हैं. ये एक है यस नो यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन भी बोलते हैं तो इसीलिए यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस या यस नो क्वेश्चन या WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस या WH क्वेश्चन. तो यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी जिससे सवाल पूछा जाए उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक क्या यस नो क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चन. यस नो क्वेश्चन किसको कहते हैं बच्चे, ऐसा क्वेश्चन यानी ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है. जैसे क्या तुम मुझे पहचानते हो, हाँ या ना. क्या तुम पटना जाना चाहते हो, हाँ या ना. क्या तुम घर जाना चाहते हो, हाँ या ना. क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो, हाँ या ना. क्या तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो, हाँ या ना. इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है. क्लियर बच्चे. लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया यानी द क्वेश्चन विच कांट बी आंसर्ड इन यस और नो, जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है. उसका जवाब के लिए आपको डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होगा, बोलना होगा. जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता है. ठीक है, इसके बोलना होगा माई नेम इज XYZ. क्लियर ना. या कम से कम बोलना होगा ना नेम अपना, व्हाट इज़ योर नेम. तो जिस बंदा को पूछ रहे हैं उसको कम से कम अपना नाम बोलना होगा XYZ. क्लियर ना बच्चों. तो इसी तरीके से WH क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन. तो आज बच्चे मैं ये WH क्वेश्चन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज यस नो क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ. यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है आज हम लोग यहाँ पर साइट में लिख लो बच्चे, आज हम लोग यस नो क्वेश्चन, यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस या इसी को क्या बोलते हैं यस नो क्वेश्चन. तो आज हम लोग इसका बात करने वाले हैं. किसका जी, यस नो क्वेश्चन. यस नो क्वेश्चन से रिलेटेड प्रेजेंट इंडिफिनिट में जितना वाक्य होगा उसको हम लोग सीखेंगे. तो याद रखना बच्चे हमेशा इसका पहचान क्या है कि बस किया होगा, किया. ये जरूरी नहीं है कि किया होगा ही. आपका नाम इस तरीके से भी पूछते हैं, यहाँ पर किया कहाँ है, तो बोलने का तर्ज यानी जेस्चर, स्पीकर का जेस्चर एंड गेस्चर से पता चल जाता है कि सवाल पूछ रहा है या नहीं रहा. जैसे क्या तुम खाना खाते हो, या क्या तुम खाना खाते, या किसी को क्या तुम मुझे पहचानते हो, क्या तुम मुझे पहचानते हो. तो अब याद रखना बच्चे कि एक पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है कि वाक्य में क्या रहेगा, किया, और उसके बाद सब्जेक्ट तो रहेगा ही. ये ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट यहीं पर रहे और ये ज़रूरी नहीं है कि किया यहीं पर रहे, किया आखिर में भी हो सकता है. लेकिन मैं एक सहूलत के लिए बता दिया हूँ कि वाक्य में क्या होगा, वाक्य में किया और उसके बाद किया, उसके बाद ही नहीं बल्कि आगे पीछे कहीं पर, लेकिन क्या होगा और साथ साथ में कर्ता यानी सब्जेक्ट होगा. क्लियर ना बच्चे, क्या कर्ता. जैसे क्या मैं खाता हूँ. तो उसके बाद याद रखना बच्चे वर्ब जो है, वर्ब, तो वर्ब का कैसा शक्ल जानते हैं. प्रेजेंट इंडिफिनिट होने के लिए वर्ब की कैसी शक्ल होनी चाहिए, तो ऐसी शक्ल होनी चाहिए. ठीक है ना, ऐसी शक्ल होनी चाहिए. और अगर उससे पहले मतलब क्या कहते हैं, पहले या बाद में कहीं पर करता रहेगा और किया रहेगा तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. जैसे बच्चे एग्जाम्पल देखो, क्या मैं तुमको परेशान करता हूँ, क्या मैं तुमको खाना खिलाता हूँ, क्या मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ. तो ठीक है, ऐसे सवाल पूछा जा रहा है. तो मैं अभी ये बता रहा था बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि वाक्य में किया रहे ही. जैसे बोलेंगे क्या तुम मुझे जानते हो, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. क्या तुम मुझे जानते हो या क्या तुम मुझे पहचानते हो. तो क्या तुम मुझे पहचानते हो, तो अब देखो बोल रहा हूँ क्या तुम मुझे पहचानते हो, इस वाक्य में क्या दिया हुआ है. इसी वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकते हैं,
पहचानते हो मुझे, पहचानते हो मुझे, ठीक है, पहचानते हो मुझे। तो इसका मतलब है कि वो पूछ रहा है क्या तुम मुझे पहचानते हो। तो याद रखना बच्चे हमेशा, और इसीलिए मैंने कहा है कि टेंस पढ़ते समय बच्चे या फिर अंग्रेजी बोलते समय, ट्रांसलेशन बनाते समय, कि टेंस, और कहा गया अंग्रेजी में कहावत क्या कि टेंस विदाउट सेंस इज कम्प्लीटली नॉनसेंस। टेंस पढ़ते समय आपका सेंस काम नहीं कर रहा है तो वो कम्प्लीटली नॉनसेंस, फालतू चीज़ हो जाएगा। इसीलिए बच्चे एट द टाइम ऑफ लर्निंग टेंस यू मस्ट अप्लाई योर सेंस। if you don't apply your sense then whatever you are speaking those all the things would be nonsense, सारा चीज़ फालतू हो जाएगा। इसीलिए हमेशा समझना बच्चे। चलो बच्चे, मैंने जान लिया पहचान की, ठीक है भाई, क्या रहेगा वाक्य में, और ता है ते है ती है। तो इसके लिए फार्मूला याद रखना बच्चे, हिंदी में किया आगे पीछे हो सकता है, कर्ता जो है आगे पीछे कहीं पर हो सकता है। जैसे क्या मैं तुमको जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुमको क्या, ठीक है। इस तरीके से देखो क्या कहाँ आ गया लास्ट में। तो इसी तरीके से बच्चे हिंदी में आएगा, लेकिन अंग्रेजी में एक सिस्टम है कि सबसे पहले डू या डच का प्रयोग होगा। अच्छा, डू कहाँ होगा जी, याद रखना बच्चे, किया का अंग्रेजी अब क्या हो गया, तो जबकि हम लोग जानते हैं डू का मतलब क्या होता है, करना, ठीक है, डू का मतलब करना, लेकिन डू का मतलब किया भी होता है, ठीक है। डच का मतलब किया भी होता है, क्या क्या, ठीक। तो वो कब होगा, तो याद रखना प्रेजेंट इंडिफिनिट में किया का अंग्रेजी डू या डज होता है, ओके। तो डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद V1 करेंगे। तो एक बार याद रखना कि डू या डज लग जाने के बाद हमेशा V1 का ही इस्तेमाल होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, रेस्ट है तो दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद सेंटेंस को ख़त्म करेंगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन दे करके, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह को दे करके। इसी तरीके से आप ये देखो बच्चे का एग्जाम्पल है दिया हुआ कि क्या तुम मुझे दिल से प्यार करते हो, तो क्या तुम मुझे दिल से प्यार करते हो, तो सवाल हो गया क्या तुम मुझे दिल से प्यार करते हो। तो अगला वाला बंदा को बोलना होगा हाँ या ना। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है। और इंट्रोगेटिव में भी ये कौन इंट्रोगेटिव है, यस नो क्वेश्चन, यानी यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में दिया जाएगा। इस तरीके से बच्चे, तो सबसे पहले क्या का अंग्रेजी डू या डज देंगे, तो डू लगेगा कि डज लगेगा, ये बात को बता चुके हैं कि NB1 में जहाँ पर V1 लगता था, अगर वो सब यानी कुछ ऐसा सब्जेक्ट था जिसके साथ में V1 लगेगा, तो जिसके साथ में V1 लगता था तो उस सारे सब्जेक्ट के साथ में डू लगेगा, ठीक है। और डच कहाँ लगेगा जी, NB नंबर 2 में जो लिखाए थे, जितना भी सब्जेक्ट अगर आएगा आगे तो वो सारा सब्जेक्ट को जहन में रख करके तो आगे में डज लग जाएगा। यानी क्या तुम मुझे दिल से प्यार करते हो, तो अब देखो खट से तुम्हारा दिमाग करना चाहिए, क्या तुम मुझे दिल से पसंद करते हो, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, तुम है, तो क्या आ रहा है सब्जेक्ट, यू आ रहा है, यू के साथ V1 लगता था, तो जिसके साथ V1 लगता था उसके लिए डू का इस्तेमाल होगा। इसीलिए बच्चे यहाँ पर क्या का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डू, डू। और उसके बाद देंगे वाक्य में बच्चा, अच्छा देखो जी, तुम मुझे दिल से प्यार करते हो, तुम क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, मुझे ऑब्जेक्ट है, दिल से ये बच्चा क्या है, रेस्ट है, प्यार करते हो ये क्या है, वर्ब है, और क्या के लिए तो अंग्रेजी वहाँ पर दे दिया डू। तो डू या डज का इस्तेमाल होने के पश्चात, ठीक है बच्चे, आप देखो सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो डू यू हो जाएगा, क्लियर ना। तो ये बच्चा खत्म हो गया, ये तो पहले खत्म हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब दो, वर्ब कौन है जी, प्यार करना, प्यार करना क्या होता है बच्चों, लव होता है, ये बच्चा खत्म। उसके बाद देखो जी ऑब्जेक्ट कौन है इस वाक्य में, मुझे मतलब मी है, तो ये बच्चा खत्म। अब क्या बचा जी वाक्य में, रेस्ट कौन है जी, दिल से का अंग्रेजी क्या होता है, एट हार्ट। बस हो गया, बात खत्म, ये खत्म हो गया, पूरा वाक्य तो हो गया। और अंत में क्या जी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे करके सेंटेंस को खत्म करेंगे। इस तरीके से हो गया डू यू लव मी एट हार्ट। उसी तरह से बच्चा क्या तुम मुझे पहचानते हो, वाक्य है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, तो क्या तुम मुझे पहचानते हो, गौर से देखो फटाफट, क्या तुम मुझे पहचानते हो। तो सबसे पहले देखो बच्चा, क्या तुम, क्या आ रहा है, क्या तुम, यू आ रहा है, तो क्या लगेगा, डू यू। यहाँ तक तो कोई सोचना ही नहीं है, डू यू, बस हो गया। अच्छा, ये तो समझो कि ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब पहचानते हो मुझे, तो सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे जी, वर्ब, तो पहचानना, रिकॉग्नाइज, डू यू रिकॉग्नाइज। उसके बाद क्या बचा जी, मी, मुझे, ठीक है। अच्छा, क्या वो मुझे जानती है, वाक्य देखो बच्चे, क्या वह, अच्छा साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या हुआ, मुझे, कोई लड़की है, क्या वो मुझे जानती है, गौर से देखना, क्या वो मुझे जानती है। तो गौर से देखो बच्चे, यहाँ पर क्या वो मुझे जानती है, तो क्या वह जानती, मतलब वह कोई लड़की है, तो सब्जेक्ट क्या आ रहा है, शी। तो खट से माइंड तुम्हारा काम करना चाहिए, शुरू में तुमको प्रैक्टिस करना होगा, बाद में ऑटोमेटिकली आदत बन जाएगी। क्या वह मतलब शी, तो क्या आ रहा है सब्जेक्ट, शी। हम लोग जानते थे शी के अगर सब्जेक्ट है उसके साथ में क्या लगता है, B5, जहाँ पर भी जिसके साथ में B5 लगता था, अगर वो सब्जेक्ट आएगा तो उसके लिए डच का इस्तेमाल होगा। तो मतलब हुआ जी, यहाँ सी के लिए क्या होगा, डच का इस्तेमाल होगा। तो क्या हो जाएगा, डच सी, क्या होगा बच्चों, डज शी। तो पता ही चला कि ये ख़त्म हो गया। अब देखो जानती है,
यानी सब्जेक्ट हो गया शी, सी के बाद वर्ब, वर्ब क्या है जी, जानना, जानना का नो, तो डज शी नो। अब बचा क्या जी, ये ख़त्म हो गया। अब बचा क्या, मुझे, मुझे का अंग्रेजी क्या होता है, मी, तो हो गया। इसी तरीके से अगला वाक्य देखो बच्चे, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो क्लास में। कोई कह रहा है, कोई अंकल तंकल कह रहे हैं कि क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो क्लास में, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, क्या तुम क्लास में अंग्रेजी बोलते हो। तो आप देखो बच्चे यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ खटाक से दिमाग, क्या तुम, बस आप सोचेंगे ही नहीं, डू यू, बस हो गया, ख़त्म। और उसके बाद देखो सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब है। वर्ब कौन है इसमें जी, बोलते हो, यानी बोलना, और किस चीज़ को, तो अंग्रेजी को, और ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये रेस्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद क्या है, फार्मूला जी, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, बोलना, तो डू यू स्पीक। और उसके बाद वर्ब के बाद क्या जी, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश, इंग्लिश को क्या बोलेंगे, इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो ये बच्चा ख़त्म हो गया। आप बच्चा क्या जी, रेस्ट, रेस्ट कौन है, क्लास में, तो क्या होगा बच्चे, इन द क्लास, तो क्या हो गया, जाकर के डू यू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे करके अंत करेंगे सेंटेंस को। उसी तरीके से देखो बच्चे कि क्या रानी, क्या रानी तुमको रास्ते में तंग करती है, रास्ते में तंग करती है या परेशान करती है, तंग करती है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर देखो क्या रानी, तो खट से दिमाग काम करना चाहिए तुम्हारा, क्या रानी, रानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और रानी के साथ में क्या B5 लगता था, इसीलिए इसके साथ में क्या लगेगा, डज, तो क्या हो जाएगा बच्चे, डज रानी, क्या हो जाएगा, डज रानी। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब दो, वर्ब इस वाक्य में कौन है, फार्मूला एक बार देख लो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप देखो डज रानी, रानी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट क्या देंगे जी, वर्ब देंगे। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, तंग करना, तंग करना मतलब यहाँ सिंपली लिखो, अभी टॉर्चर ना लिखो, डिस्टर्ब ही लिख दो, ठीक है। तो डज रानी डिस्टर्ब, और उसके बाद वर्ब के बाद क्या है जी, ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के बाद कब जाए, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, तुमको, तो ये क्या है, तुमको ऑब्जेक्ट है, ये तो वर्ब था, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को तो वर्ब के बाद तो यू, तो पता चला ये ख़त्म, ये ख़त्म। अब रास्ते में ये क्या है जी, रेस्ट, और रास्ते में का अंग्रेजी क्या होता है, ऑन द वे, ठीक है। और साइन ऑफ इंट्रोगेशन देकर के अंत करेंगे सेंटेंस को। इसी तरीके से बच्चे सारे बच्चे पाउच करके लिख लो, ठीक है ना। मैं और वाक्य बना रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से फटाफट सुनोगे, ध्यान से, ठीक है ना। अब देखो बच्चे कि जितना भी वाक्य मैं दे रहा हूँ इसको प्रैक्टिस करना। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जितना वाक्य को देता हूँ इतना ही वाक्य तुमको जानना है। तुमको तो मैं तो 10-12 ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा, तुमको 10,000 सेंटेंस बोलनी है। तो इसीलिए मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टीच यू और टू एक्सप्लेन टू यू द कंसेप्ट ओनली स्टूडेंट, ठीक है। कंसेप्ट को कायदे से तुम समझ जाते हो तो फिर मैं कुछ ही वाक्य दूंगा लेकिन तुम सारे समझ जाओगे। और मैं 10,000 वाक्य दे दूँ और कंसेप्ट को तुम नहीं समझते हो तो इसका मतलब है कि बच्चे तुम इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं हो, बिल्कुल ब्लंट स्टूडेंट है, ब्लंट, पिक हेडेड, बिल्कुल बोतल स्टूडेंट हो। और तो ऑलवेज ट्राई टू बी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आप लोग सारे बच्चे जनरल कंपटीशन में बैठोगे तो आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होगा, हिस्ट्री पढ़ना होगा, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना होगा, मैपिंग पढ़ना होगा, हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होगा, इंडियन पॉलिटी पढ़ना होगा, करेंट अफेयर्स पढ़ना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, तो बहुत मैथ रीजनिंग पढ़ना होगा, तो बहुत जीके जीएस कंप्लीट पढ़ना होगा। तो बच्चे बहुत आगे, आज के ज़माने में कंपटीशन निकालना थोड़ा टफ़ है। टफ़ इस सेंस में बोल रहा हूँ बच्चे कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ आपको करना है। तो इसीलिए बच्चे हमेशा ट्राई करो कि एक बार अच्छे से अंग्रेजी को समझ जाओ, और फिर एक बार अंग्रेजी समझ गए तो फिर तुम्हारे लिए सारा चीज़ आसान। क्यों कि किसी भी गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो सबसे पहले तुम्हारी अंग्रेजी कॉपी चेक। If you are qualified in English, then your other copy will be checked, and if you are disqualified, your all the copy will be thrown into garbage. That is why first of all your English must be strong. Only there is chance for the selection for government job for you. Otherwise, no chance at all. Okay, dear students. So that is why your English must be strong. You must be good at English. तो अब देखो बच्चे कुछ वाक्य है कि क्या तुम सरकार के खिलाफ बोलते हो? क्या तुम वर्तमान सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हो? मान लो एक वाक्य कुछ, क्या तुम वर्तमान सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हो? तो सबसे पहले देखो बच्चे कि क्या तुम आया तो आप दिमाग खट से अपने तोड़ के नहीं बताएंगे, खटाखट डू यू,
क्या होगा बच्चे, डू यू, बोलते हो मतलब स्पीक, डू यू स्पीक, ठीक है। और कुछ, एनीथिंग, डू यू स्पीक एनीथिंग, क्या तुम कुछ बोलते हो, मतलब ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, कुछ है, एनीथिंग, ये ऑब्जेक्ट भी ख़त्म, ये वर्ब भी ख़त्म। अब क्या है जी, वर्तमान सरकार के खिलाफ ये रेस्ट है, तो क्या होगा, अगेंस्ट, अगेंस्ट दी प्रेजेंट गवर्नमेंट, अगेंस्ट दी प्रेजेंट गवर्नमेंट, ठीक है। क्या तुम वर्तमान सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हो, तो डू यू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट दी प्रेजेंट गवर्नमेंट, ठीक है। उसी तरीके से बच्चे, क्या तुम लोग रात दिन सख्त मेहनत करते हो, सख्त मेहनत, मेहनत करते हो, करते हो कामयाबी के लिए, कामयाबी के लिए। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे, गौर से देखना कि क्या तुम, तो फट से बोलो क्या होगा जी, डू यू, ओके ना, डू यू। अब यहाँ पर देखो गौर से बच्चे कि क्या तुम सख्त मेहनत करते हो, तो मतलब मेहनत करते हो सख्त, तो डू यू लेबर हार्ड, डू यू लेबर हार्ड, ठीक है जी। उसमें भी क्या है बच्चे कि रात यानी सख्त मेहनत करते हो, तो डू यू लेबर हार्ड, और रात दिन तो डे एंड नाइट, क्या हो जाएगा बच्चे, डे एंड नाइट। और उसके बाद क्या होगा बच्चे कि कामयाबी के लिए, तो फॉर सक्सेस, फॉर सक्सेस बताए हैं फॉर का इस्तेमाल, तो क्या हो गया बच्चे, डू यू लेबर हार्ड डे एंड नाइट फॉर सक्सेस, डू यू लेबर हार्ड डे एंड नाइट फॉर सक्सेस। उसी तरीके से बच्चे आ गया, क्या वह हमेशा, क्या वह हमेशा मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती है, स्वादिष्ट भोजन बनाती है। तो गौर से समझो बच्चे, क्या वो हमेशा मेरे लिए, क्या कोई लड़की है, क्या वह हमेशा मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती है, तो क्या वह, तो खट से दिमाग लगाओ बच्चे, कोई लड़की है तो डज सी, फट से एकदम डज सी। और उसके सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब है, तो यहाँ क्या है, बनाती है, स्वादिष्ट भोजन बनाती है, तो बनाती है का कुक। अब गौर से यहाँ पर देखना जी, कुक, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना बच्चे, यहाँ पर एक एडवर्बियल आ गया है हमेशा, तो हमने बताया था कि एडवर्बियल कौन कौन, नेवर, ईवर, ऑलवेज, ऑफन, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले होता है। तो यहाँ पर ये वाक्य में मेन वर्ब क्या है, कुक, तो इससे पहले ही लग जाएगा क्या बच्चे, ऑलवेज। तो क्या हो जाएगा, डज सी ऑलवेज कुक, क्या वह हमेशा, अब यहाँ देखो जी, बनाती है मतलब कुक, वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, स्वादिष्ट भोजन, तो टेस्टी फूड, डज सी ऑलवेज कुक टेस्टी फूड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट खत्म, अब बच्चा क्या बच्चे, मेरे लिए, अरे सब्जेक्ट तो पहले ही ख़त्म हो गया है, और मेरे लिए का अंग्रेजी फॉर मी, क्या हो जाएगा बच्चे, फॉर मी। तो इस तरीके से देखो कितना बड़ा बड़ा वाक्य हो गया धकाधक। अच्छा, क्या वे लोग अक्सर, क्या वे लोग अक्सर हम लोगों के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ, क्या वे लोग अक्सर हम लोगों के खिलाफ बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे, खट से, क्या वे लोग, तो फट से दिमाग लगाओ, क्या होगा, डू दे, और उसके बाद वर्ब दो, बोल क्या है, बोलना, बोलना। तो अब लेकिन एक बात फिर यहाँ पर याद रखो बच्चे, एकदम दिमाग से, कि ठीक है बोलना, स्पीक, ठीक है, डू दे स्पीक, लेकिन यहाँ क्या अक्सर बोलते हैं, तो अक्सर का अंग्रेजी ऑफेन, और ऑफेन का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब से पहले होगा। तो डू दे ऑफेन स्पीक, क्या अक्सर बोलते हैं वे लोग हम लोगों के यहाँ पर खिलाफ है, ये रेस्ट है बच्चे, तो क्या हो जाएगा, अगेंस्ट, बोलो फटाफट, अगेंस्ट अस, हम लोगों के खिलाफ। हो गया बच्चे। अब इसको प्रैक्टिस करना सारे बच्चे, एकदम बार बार इस तरह का सेंटेंस बोलो, और इसी आधार पर बहुत सारा सेंटेंस हिंदी में तुम सोचो, अब फिर उसका ट्रांसलेशन बनाओ तुम, इसी तरीके से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, तो सब कुछ आसानी से तुम समझ जाओगे बच्चे, ठीक है ना। थोड़ी सी लाइट चली गई है, 1 मिनट इंतजार करोगे बच्चे, सॉरी फॉर दिस।